नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज हमारी चौथी क्लास हो गई और हमने पिछले 3 क्लासों में हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। और उस क्रम में आज जो हमारी कल का जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था कालीबंगा की सभ्यता, हमारी चल रही थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारा बाकी था। तो कल जो हमने कालीबंगा की सभ्यता देखी है, एक बार सब जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए इसको, वीडियो को जितना हो सकता है, ताकि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। देखो, अब लगातार इस साल में बहुत सारी वैकेंसियां निकलेगी, इसलिए सभी से गुजारिश है कि अब आपके सपनों को साकार करने का वक्त आ गया है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब अपना वो आलस, वो मस्तियां सब छोड़कर एक बार भविष्य के निर्माण के लिए लग जाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, इसे जाया ना होने दें। इसलिए मेरा आपसे परम निवेदन है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने अगर ये ठान रखी है कि मुझे नौकरी करनी है, तो प्लीज आपसे एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तब तक नहीं थके जब तक कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, नमस्कार ऑफिस हाउस जी, नमस्कार। यस, मोहम्मद महमूद आलम, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर। चलो आ जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं कल की क्लास को, जो कल हमारी क्लास थी। जल्दी से शेयर कर दो भाई। यस, हाँ, बहुत बढ़िया। चलें, कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो हमारा टॉपिक था कालीबंगा की सभ्यता। क्या था? कालीबंगा की सभ्यता। अब कालीबंगा की सभ्यता से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, जो हमारा टॉपिक था उसको रिवाइज करते हैं। कालीबंगा की सभ्यता से आपके अगर क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि स्थान कौन सा है। तो स्थान हमारा कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला हमारा है। कल का रिवाइज कर रहा हूं, जब तक विद्यार्थी जुड़ जाएंगे इस चैनल से। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले कौन सा जिला हुआ करता था? गंगानगर जिला हुआ करता था। खुदाई के दौरान गंगानगर जिला था। उसके बाद स्थान के बाद अगर नदी की बात की जाती है, तो नदियां यहाँ पर 2 नदियां थी। कौन कौन सी? एक सरस्वती नदी थी और दूसरी थी दर्शदती। दूसरी नदी कौन सी थी? दर्शदती। और दोनों नदियां वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और इसके स्थान पर एक नदी है। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। आपको याद रखना है, मृत नदी या रुंडित नदी भी इसको कहा जाता है। ये दोनों वैदिक कालीन नदियां हैं, मैंने कल आपको बता दिया था। तो राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जो वैदिक कालीन नदियों के किनारे स्थित है? तो राजस्थान की वह सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा की सभ्यता है। उसके बाद हमने कल देखा था इनके खोजकर्ता के बारे में देखा था। तो खोज इसकी 1952 में हुई है और 1952 में किसने की? ए घोष ने। ए घोष का मतलब अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और खुदाई कार्य की बात की जाती है तो खुदाई कार्य हमारा 1961 से लेकर 69 तक चलता है और इसमें 2 व्यक्ति थे, बीबी लाल व बीके थापर। ये दोनों व्यक्तियों के नेतृत्व में, निर्देशन में इसका खुदाई कार्य हमारा चलता है। उसके बाद हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा था। तो शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ था जो कल हमने देख लिया। काली मिट्टी से निर्मित थी। उसके बाद अगर हमने यहाँ की विशेषताएं देखी थी, तो विशेषताओं में हमारे पास क्या था? विशेषताओं में अगर हमने देखे कालीबंगा की विशेषताएं जो कल हमने पढ़ी है, विशेषताएं जल्दी से शेयर करें फिर आगे बढ़ेंगे। विशेषताओं में हमारे पास है, यस, वेरी गुड, कालीबंगा पीलीबंगा के पास है सर, बिल्कुल सही है सर। तो विशेषताओं में हमारी बात जो चलती है, अच्छा विशेषताएं थोड़ा सा श हट गया, तो यहां लिख देता हूं, चलो दोबारा मिटाता हूं। विशेषताओं में हमने सबसे पहले देखा था कि भैया यहाँ से 7 की संख्या में हमें क्या मिली? अग्निवेदियां मिली। 7 की संख्या में हमें क्या मिली? अग्निवेदियां मिली। हवन कुंड जी ने कहा, प्लस हमें बलि वेदी के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि इन्हीं वेदियों में हड्डियां मिलती है हमें। तो हमें यह पता लगता है कि निश्चित डेफिनेटली यहाँ बलि दी जाती होगी, लेकिन हम पहचान नहीं पाए कि बलि किसकी यहाँ पर मिलती होगी। वेरी गुड, यस। चलें,
उसके बाद देखो ये कल का मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जब तक आप इसको चैनल को शेयर कर दीजिए ज्यादा इसको, ताकि विद्यार्थी जुड़ जाए। उसके बाद मैं लिखाना प्रारंभ करूंगा, बिल्कुल वैसे ही नोट्स की तरह लिखाऊंगा मैं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बस आप इसको शेयर कर दिया। यस चेचर कोटा से हूँ, गुर्जर, ठीक है, जुगराज जी वेरी वेरी आपका स्वागत है साहब। अब हमने इसमें कल देखा था अग्निवेदियां, प्लस हमने यहाँ से और दूसरी चीजें खेती के साक्ष्य, मतलब सबसे पहले हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो ये भी हमें कहां से मिले हैं? ये भी हमें कालीबंगा की सभ्यता से मिले हैं। हमने यहाँ पर नगरीय व्यवस्था में हमने जो नगर नियोजन है, यहाँ ईंटों का अनुपात देखा था, 4:2:1 ईंटों का अनुपात था। यहाँ उत्तम नाली व्यवस्था के प्रमाण हमें मिलते हैं, काफी उन्नत नाली व्यवस्था यहाँ हुआ करती थी, ये भी हमें यहाँ से मिलता है। चले आगे, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं सर मैं पीलीबंगा से हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत है पीलीबंगा से, बहुत अच्छा है। चले फिर तो आपके पास के नजदीक की सभ्यता है, राजेश जी इस प्रकार से बोलते हैं। चले उसके बाद हमने देखना है, यहाँ पर हमने नाली व्यवस्था देखी और नालियों में पेड़ के खोखले तनों का प्रयोग किया, पेड़ के खोखले तनों का प्रयोग किया। ये भी हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि पेड़ में खोखले तनों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद कुछ विशेषताएं हमने नगर के बारे में देखा कि ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। खेती व्यवस्था में भी ग्रिड प्रणाली थी, दोनों तरफ देखने को मिली, जिसको चौसर के खानों के समान आपने कहा और चौपड़ के खानों के समान कहा, और ये सब जानकारी हमने कल प्राप्त कर ली थी। इसके आगे आज हम बढ़ते हैं, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विशेषताओं का, विशेषताएं। विशेषताएं, और इस विशेषताओं के अंतर्गत हम कुछ विशेषताएं कल देख चुके थे, आज हम आगे उसके बढ़ते हैं। देखना यहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमें मिली, यहाँ जो मकान थे, इन मकान के अंदर फर्श बना हुआ था। क्या बना हुआ था? फर्श। और जो मकानों के फर्श थे ये बिल्कुल अलंकृत ईंटों से निर्मित थे, अलंकृत ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित। देखो वैसे नोट्स के हिसाब से लिख रहा हूं, आप ऐसा कैसा अपनी कॉपी में उतारते चले जाएं। जो मकान के फर्श थे वो अलंकृत ईंटों से निर्मित मिल रहे हैं, और ऐसा मिलना एकमात्र कालीबंगा में ही है। जो हमें इस प्रकार का एक एविडेंस मिलते हैं वो कहां मिल रहे हैं? एकमात्र कालीबंगा में, एकमात्र कालीबंगा में। अगर राजस्थान की सभ्यताओं की बात की जाती है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि माना कि एक मकान है और इस मकान का यदि फर्श है, इस फर्श पर ईंटें जो थी अलंकृत, कोई भी डिजाइन बना दी जाए, सपोज दैट ऐसी तो नहीं थी लेकिन कैसे भी उन्होंने कोई डिजाइन बना दी, और वो डिजाइन यहाँ की इसमें पाई जाती होगी। एक मैंने अपने हिसाब से बनाई है, ऐसा नहीं कि ऐसा मिला होगा। हमें यह याद रखना है अलंकृत जो फर्श मिले हैं वो कहां की सभ्यता में मिले हैं, तो हमारा क्या आंसर होगा? कालीबंगा की सभ्यता में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक और बड़ी चीज विशेषताओं में हमारे पास क्या आती है कि ये जो सभ्यता थी, यह जो मकान की दीवारें थी, मकान की दीवार, ये मकान की दीवार के बीच में क्रैक मिला हमें। क्रैक मतलब सपोज दैट ये दीवार है और ये ईंटों की बनी हुई ब्रिक्स है, ये आपकी ब्रिक्स है।
इस दीवार में हमें क्रैक मिलता है, मतलब इस तरीके से कोई दरार पड़ी हुई, दरार कह सकते हैं आप इसको, दरार थी। अब देखना, हमने यहाँ का जो इतिहास पढ़ा है वो साक्ष्यों के आधार पर देखा है। जो साक्ष्य हमें यहाँ मिलते हैं उस साक्ष्य को हम बता रहे हैं। तो हमें लगा, इतिहासकारों ने ये सोचा कि यार मकान में अगर दरारें आ रही है, मकान में यदि दरारें आ रही है तो निश्चित रूप से भूकंप यहाँ आया होगा। तो ध्यान देना, हमें अगर किसी सभ्यता से भूकंप के प्रमाण मिलते हैं तो वह सभ्यता हमारे पास कहां है? कालीबंगा है। तो ध्यान देना, मकान की जो दीवार थी उसमें हमें क्रैक मिलता है, इससे ये जानकारी मिलती है यहां भूकंप आया होगा। इसीलिए भूकंप के प्रमाण ये हैं कि इससे अनुमान लगा सकते हैं हम। कुल मिला के अगर एक और चीज कही जाती है कि यह सभ्यता किससे नष्ट हुई होगी, तो इतिहासकारों ने कहा कि संभवतया, देखो शब्द लगाया है संभवतया, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई होगी, भूकंप से नष्ट हुई होगी, से नष्ट हुई होगी। ये हमने संभवतः अनुमान लगाया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर थे उनके विनाश के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है बाढ़ के, क्योंकि नदियों के किनारे था तो बाढ़ के आने से, कोई कहता है कि आग के लगने से, कोई कहता है कि साहब भूकंप से, किसी ने कहा कि महामारी से। सभ्यता के नष्ट होने के सबने अलग अलग कारण बताए हैं। चलो बहुत बढ़िया। हाँ मीना जी, उमा शंकर जी, बहुत बहुत अच्छा, आप शेयर कर दें और जुड़ जाएं। और आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स पे मेरे को बता सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ी देर में देख रहा हूं, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले उसके बाद, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा स्क्रीन से इसलिए हट रहा हूं ताकि आप इसको बिल्कुल स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको ऐसा कैसा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखना, यहां की जब ये बातें चल रही थी तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की राजधानी की बात करते हैं, की राजधानी की बात करते हैं। तो ध्यान देना, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानियां कहा था वो कहा था हड़प्पा, हड़प्पा, और दूसरे नंबर पे था हमारे पास मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये दोनों स्थान भारत में हैं और ये तो वर्तमान पाकिस्तान के स्थान है, दोनों के दोनों वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। तो इन को हमने सिंधु सभ्यता की राजधानियां कहा है, क्योंकि विस्तार था, पूरी नगरीय व्यवस्था थी और हर चीज यहां मिली है जो संपूर्ण सभ्यता में पाई जाती है। बड़े शहर भी हैं। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है, तो प्रोफेसर दशरथ शर्मा, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है। प्रोफेसर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, किसको? कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी कहा है। तीसरी बड़ी राजधानी, ध्यान देना, तीसरी बड़ी राजधानी। और तीसरी बड़ी राजधानी कहने वाले कौन है? प्रोफेसर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। इनके अनुसार ये हमारा आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि सिंधु सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी कौन सी है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? कालीबंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ये क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा है नो डाउट, मोहनजोदड़ो है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा स्थल पाया गया वो कालीबंगा था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता की तीसरी बड़ी राजधानी कहने वाले प्रोफेसर कौन है? दशरथ शर्मा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें।
ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ मुझे याद आ गया, ग्रिड प्रणाली का। कौन सी प्रणाली का? ग्रिड प्रणाली का। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे किया था कि भारत के वह कौन से दो राज्य हैं, सॉरी शहर हैं, जो ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए हैं। किसी विद्यार्थी ने कल ही जवाब दे दिया था लेकिन मैं देख नहीं पाया। हाँ, तो दो शहर हैं हमारे जो ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए हैं। एक तो हमारे राज्य की कैपिटल जयपुर। जो विद्यार्थी राजस्थान के हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ विद्यार्थी यूपी से, एमपी से और जगह से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान देना। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा शहर हमारे पास है चंडीगढ़। दूसरा शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ये दो शहर हैं जो ग्रिड प्रणाली पर आज भी बसे हुए हैं। आगे की जानकारी में हम जयपुर को भी पढ़ेंगे। तो ये आपका कल का जवाब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, खुदाई के दौरान जब यह खुदाई कार्य चल रहा था तब हमें यहां पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली। किसकी? बच्चे की खोपड़ी। ये थी बच्चे की खोपड़ी। खोपड़ी मतलब सिर मिलता है। इसमें 6 छेद थे। इसके अंदर 6 छेद थे। अब इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने यह अनुमान लगाया कि ये लोग शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते थे। किसकी जानकारी? शल्य चिकित्सा की। शल्य चिकित्सा का मतलब काट पीटना। जो हम मतलब कोई भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर काटता है, कोई हड्डी जोड़ता है, कोई क्या करता है, कोई हार्ट का ट्रांसप्लांट, जो भी होता है शरीर को काटना ही शल्य हो गया, शल्य क्रिया हो गई। और ये पहले से ही ऐसा नहीं, पुरानी काल में भी चलता था। एक बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक है जिसने गणेश जी की जो गर्दन थी उसकी जगह हाथी की गर्दन लगा दी थी। तो इतना बड़ा कमाल तो वर्तमान में 2022 चल रहा है, 21वीं सदी का भारत है, अभी भी नहीं हो पा रहा है कि किसी गर्दन काट के दूसरी गर्दन को ट्रांसप्लांट कर देना। हमारा प्राचीन बड़ा मतलब यूनानी के, अगर हम देखते हैं कि चिकित्सीय वरदान था उन लोगों के पास। एक मूर्छित इंसान को संजीवनी बूटी के माध्यम से जिंदा कर दिया। वृतांत तो आपने देखा ही होगा, राम के भाई लक्ष्मण का मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी, कोई बूटी रही होगी, उसको हनुमान जी लेकर आए और उसको जीवित कर दिया। तो प्राचीन में हमारा बहुत, जैसे वेद भी हमारे पास आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद में कई प्रकार के चिकित्साओं का वर्णन आज भी है जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो हमने कल जो बात की थी ये थी बच्चे की, सॉरी हम आज बात कर रहे हैं बच्चे की जो खोपड़ी मिली है उसमें 6 छेद मिले हैं, छिद्रित है 6 छेद। इनसे जानकारी मिलती है कि ये शल्य चिकित्सा करते थे और इस क्रिया का नाम दिया कपाल छेदन। क्या कहा? कपाल छेदन। और बीमारी जो रही होगी उसको कहते हैं हाइड्रोस्पोलिस। हाइड्रोस्पोलिस, खोपड़ी में पानी का भर जाना, यह हाइड्रोस्पोलिस कहलाता है। उसको हटाने के लिए कपाल छेदन, मतलब इस कपाल खंड में छेद किया होगा। ये थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, ये आंखें होगी और ये इसका मुंह हो गया ना, ऐसा थोड़ा सा आप देख लेना। अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती लेकिन एक बच्चे की खोपड़ी नजर आ जाएगी। पहले ऐसा छेद लग रहा था, आपको लग रहा है कि छेद सिंह हो गया। तो हमें याद रखना है कि बच्चे की खोपड़ी के प्रमाण कहां से मिलते हैं? आंसर होगा कालीबंगा। शल्य चिकित्सा यहां की जाती थी, हमने उसका नाम दिया कपाल छेदन।
और बीमारी थी हाइड्रोसफोलिस। तो इसके आधार पर ये प्रमाण भी हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा की सभ्यता से। आप इसको भी उतार लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये विश्व में ऐसा प्रमाण केवल यहीं से मिलता है। लिख लेते हैं इसको भी। विश्व में एकमात्र प्रमाण है, एकमात्र प्रमाण। इस प्रकार की क्रिया का एकमात्र प्रमाण हमें पूरे विश्व में यहीं से मिलता है, इस सभ्यता से हमारे सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। हमें यहां से इसी सभ्यता के अंतर्गत एक उस्तरा मिला। क्या मिला? उस्तरा। और इस उस्तरे को देखो, उस्तरा आपने सबने देखा होगा, इस प्रकार से कुछ बना होता है और यहां एक ब्लेड सी लगी रहती है। एक उस्तरा मिला। ये उस्तरा एक कपड़े में लपेट रखा था। किसमें लपेट रखा है? कपड़े में। ये कपड़ा है, उस पर लपेट रखा है। तो दो चीजें हमें यहां से मिलती है। कपड़ा मिला तो हमने क्या कह दिया कि यार ये कपास की जानकारी भी रखते थे। किसकी जानकारी रखते थे? कपास की जानकारी भी रखते थे। सूती कपड़ा। कपड़ा कौन सा? सूती। ये प्रमाण हमें यहां से मिलता है। सूती कपड़े में उस्तरा लिपट रहा है, इसका मतलब उस्तरे की जानकारी भी रखते थे। और हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस्तरा कपाल छेदन के काम आया हो, क्योंकि यहां स्पष्ट तो नहीं है ना। इसीलिए जो प्रमाण हमें यहां से मिला, हमने कहा कि कालीबंगा की सभ्यता से। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? कालीबंगा की। कालीबंगा की सभ्यता से हमें एक उस्तरा मिलता है जो किसमें लिपटा हुआ है? जो हमारे पास कपड़े में लिपटा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहां से हमें एक मिट्टी का पैमाना भी मिला। क्या मिला? एक मिट्टी का पैमाना। पैमाना देखो मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग संभवतया नाप तोल की जानकारी रखते थे यार। किसकी जानकारी? नाप तोल की। पैमाना मिल रहा है, इसका मतलब नापना जानते थे। यहां बाट भी मिले हैं, ध्यान रखना, बाट भी मिलते हैं, इसका मतलब ये तोलने की जानकारी भी रखते होंगे। इकाइयां जानते थे। इकाइयां इनकी 4 के गुणज में थी। 1, 4, 8, 12, 16। ये नापतोल की इकाइयां हैं, 4 के गुणज में चल रही है। तो यहां से हमें जो पैमाना मिला है, ये सबसे अद्भुत बात यह थी कि संभवतया यह नापने की जानकारी रखते थे। बिल्कुल कि देखो नालियां बड़ी उन्नत व्यवस्था में मिली है, हमें मकान मिले हैं, तो संभवतः ये तो होगा कि वो उसको नाप कर ये बनाते होंगे, और ये प्रमाण मिला है। ये मिट्टी का है चूंकि, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ मिट्टी से काम करते, इसको इनको लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी, अन्यथा किसी धातु का भी हो सकता था। मिट्टी की जब चूड़ियां मिल सकती तो पैमाना भी यहां से हमें मिला। ये अगर आपके दिमाग में ये है कि वर्तमान में जो पैमाना होता है उस तरीके का ये रहा होगा, तो संभवतः ऐसा नहीं रहा होगा, इतना उन्नत नहीं था। अगर वर्तमान की अगर आप पैमानों की बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें थोड़ा सा लगता है कि सभ्यता से ऐसा मिला। तो ध्यान देना, कपास के प्रमाण भी इस कपड़े से मिल रहे हैं और हमें मिट्टी का पैमाना मिल रहा है, इसका मतलब नापने और तोलने की जानकारी भी लोग रखते थे। यस, कपास उत्पादन। वेरी गुड, लिख लीजिएगा इसको। चले आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो सभ्यता थी, यहां से इस सभ्यता से व्यापार होता था। व्यापार, और व्यापार के प्रमाण कैसे मिलते हैं हमें? व्यापार के प्रमाण इसलिए मिलते हैं कि यहां से हमें बेलनाकार मोहरें मिली है। बेलनाकार मोहरें, और जो बेलनाकार मोहरें हमें यहां से मिलती है,
ये बेलनाकार मोहरें भारत की नहीं थी, सिंधु सभ्यता की नहीं थी। बेलनाकार मोहरें हमारी मेसोपोटामिया कहां की थी? मेसोपोटामिया, जो मिस्र की सभ्यता थी, वहां की सभ्यता में जो मोहरें थी वो बेलनाकार थी। और वही बेलनाकार मोहरें हमें कहां से मिल रही है? कालीबंगा से। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा। इन लोगों का संबंध इस स्थान से रहा होगा, क्योंकि ये जो मोहरें थी ये ट्रेडमार्क थी भाई। क्या थी? ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह थी, केवल व्यापारिक चिन्ह। इनसे किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं हो रहा है, इनसे लेन देन नहीं है, क्योंकि संपूर्ण सिंधु सभ्यता में अगर लेन देन की बात की जाती है तो लेन देन वस्तु विनिमय था। क्या था लेन देन? लेन देन कैसे होता था? वस्तु विनिमय, गुड्स एक्सचेंज, वस्तु विनिमय। गुड्स एक्सचेंज ये करते थे, गुड्स एक्सचेंज। गुड्स एक्सचेंज क्या होता है कि किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीद लेना। जैसे कोई मटका बनाता है, कोई अनाज उत्पन्न करता है, तो अनाज उत्पन्न करने वाला अगर उसको मटका चाहिए तो उसके बदले में वो अनाज देगा और बदले में वो सामने वाला क्या दे देगा? मटका दे देगा। उसका भी काम और इसका भी काम, क्योंकि उसका व्यवसाय तो अनाज का है, इसका व्यवसाय मटके का है। मटका वाला गेहूं नहीं उपजाता और गेहूं वाला मटका नहीं बनाता। तो वस्तु को देकर ऐसा किया जा सकता है। देखो बच्चे जब छोटे होते हैं, आज भी गांव में जब पैसे नहीं होते हैं, कोई भी बच्चा कुछ मांगता है, राजस्थान में ये चीज अधिकांश दिख जाएगी, तो मम्मी या दादी उसको थोड़े से ग्रेन्स दे देगी, जो भी है, चाहे वो चने होंगे चाहे गेहूं होंगे। बच्चा उनको लेकर दुकान पे जाएगा और दुकान वाला उसके बदले में उसको कोई टॉफी, जो भी उसको लेना है वो खा सकता है। ये कई बार देखा जाता है और लेते हैं लोग बाग, दुकानदार लेते हैं। बस अब तो खैर पैसे हो गए, लेकिन अगर आज से 10 या 15 साल पहले चले जाओ तो ये चीज बिल्कुल आम थी, आपको देखने को मिल जाएगा ये पूरी की पूरी चीजें। तो ध्यान देना, हमें यह याद रखना है कि यहां से जो बेलनाकार मोहरें मिली, मोहरें सभ्यता में ट्रेडमार्क का काम करती थी, लेन देन का काम नहीं है, ट्रेडमार्क। ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से कम एक भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको कर पाएंगे। मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेन देन इन मोहरों से नहीं होता था, लेन देन मोहरों से नहीं हो रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, गुड्स एक्सचेंज करके लेन देन किया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि इनके संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा या फिर यह व्यापार करते होंगे। ये हमें सबसे बड़ी जानकारी यहां से मिलती है। चलो, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि मैं हट जाता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अगर हट रहा हूं तो इसका मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसी समय लेने नहीं बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आएगी। क्योंकि डायग्राम के माध्यम से मैं आपको एक एक पॉइंट अलग से समझा रहा हूं, इसीलिए मैं हट रहा हूं। तो 1 सेकंड के लिए भी, 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए अगर मैं हट रहा हूं, इससे ज्यादा हट रहा हूं, 10 सेकंड करीब मान लो, तो उन 10 सेकंड में आप उसको स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं। चलो, अब देखना, ये जो सभ्यता हमें यहां से मिलती है, इस सभ्यता में कई प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, जो हम यहां से कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य, यहां से हमें कुछ तंदूरी चूल्हे बोल देता हूं मैं इनको, तंदूरी चूल्हे आपने देखा होगा कि इस प्रकार का, अगर आप डिनर में जाते हैं
तो यहाँ इसके अंदर आग जली रहती है, थोड़ा सा ये हमारा इसका जो साइड है इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ कुछ बना रहता है, उसके निकल यहाँ से आग जलती रहती है, तो रोटी बनाने वाला रोटियां इसके चिपका देता है। ये तो ये तंदूर होता है, तंदूरी रोटी हमारे पास मिलती है। तो यहां से हमें तंदूरी चूल्हे मिले। तंदूरी चूल्हे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यह बहुत बड़ी संख्या में मिले। तो हम ये कह सकते हैं सामूहिक ज्यादा संख्या में मिल रहा है। तो अब जब सामूहिक संख्या में मिल रहे हैं, ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि यार हो सकता है यहां संयुक्त परिवार एक साथ रहते हो, संयुक्त परिवार प्रथा हो, संयुक्त परिवार प्रथा हो, ये हम कह सकते हैं। हो सकता है यहां सामूहिक भोज होता हो, सामूहिक भोज होता हो। ये जानकारियां हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सामूहिक तंदूरी चूल्हे मिल रहे हैं, अत्यधिक संख्या में मिल रहे हैं, ध्यान देना। तो इस आधार पे हमने यह अनुमान लगाया कि यह संयुक्त परिवार प्रथा थी, एकल परिवार प्रथा नहीं है। अनुमान ये था इसके आधार पे। देखो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में एक बड़ा सा स्नानागार मिला है, अन्नागार बड़े बड़े मिले हैं। तो अन्नागार में एक व्यक्ति इतना बड़ा ग्रेन या कोटरी तो नहीं बना सकता, तो हो सकता है यहाँ पर सामूहिक किसी भी आयोजन होते होंगे। तो ये सभी चीजें हमें यहां से मिलती है। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें जो ये चीजें प्राप्त हो रही है, तंदूरी चूल्हे, तंदूरी चूल्हे की बात करते हैं। हम यहां के शवादान की बात करते हैं। शवादान, शवादान देखो आज भी होता है और दो प्रकार की रीतियां शवादान की सर्वदा भारत में देखने को मिलती है वर्तमान समय में। या तो हम शव को सुपुर्द एक खाक कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, जमीन में गाड़ना, या तो ऐसा करते हैं हम, या फिर हम उसको अग्नि में जला देते हैं, मतलब उसका दाह संस्कार कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। संस्कार, तो संस्कार लिख रहा हूं क्योंकि ये संस्कार ही है, ये अंतिम संस्कार है जो शवादान यानी अंतिम संस्कार हो रहा है। तो दाह संस्कार मतलब अग्नि में, किसमें? अग्नि में, चिता में, ये अग्नि में दाह संस्कार कर दिया। ये दो प्रकार की प्रथाएं पूरे संपूर्ण भारत में देखने को मिलेगी। अलग अलग धर्म के अनुसार ये दोनों रीतियां हमारे यहाँ बिल्कुल प्रचलित है। मैं धर्म के नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कौन कौन से धर्म में कौन कौन सी रीतियां चलती है। यहाँ कुछ विशेष था। विशेष क्या था? यहाँ शवादान तीन तरीके से होता था। एक तो था आंशिक शवादान, आंशिक शवादान, दूसरा पूर्ण शवादान, और तीसरे प्रकार का था दाह संस्कार या दाह संस्कार। देखना, आंशिक शवादान का मतलब यह था कि उसका थोड़ा सा मुंह जला दिया और बाद में नदी में फेंक दिया, वहां उसको जानवर खा लेंगे। पूर्ण शवादान का मतलब या तो उसको पूरा जमीन में गाड़ देते थे या फिर उसको जला देते थे, पूर्ण संस्कार होता था। दाह संस्कार के अंतर्गत देखो वहां कुछ हड्डियां, हो सकता है कि यहाँ जलाकर कुछ हड्डियां गंगा में विसर्जित कर देते थे, या तो कोई भी नदी, पवित्र नदी रही होगी उसमें विसर्जित कर दी जाती थी। एक मिनट, तो इस प्रकार से हमारे पास जो कुछ दाह संस्कार होते थे। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट मिला, दाह संस्कार के अंतर्गत क्या चीजें महत्वपूर्ण थी, वो जो महत्वपूर्ण है वहां से हमें कुछ ऐसे शवादान मिले,
इसको मैं हटा देता हूं, चलो इसको मिटा देता हूं। यहां हमें जो कब्र मिली है, जो कब्र मिली है वो अंडाकार कब्रें हैं, अंडाकार कब्रें। कब्र का आकार अंडे के समान मिला है, जिन्हें हमने चिरायु कब्र भी कहा है, चिरायु कब्र भी हमने इसको कहा है। और ऐसा प्रमाण हमें कहां से मिलता है? इस कालीबंगा की सभ्यता से। तो आपको याद रखना है, शवादान यहां भी होता था। कौन सा करते थे वो आप बता सकते हो, लेकिन यहां जो कब्र मिली है वो कैसी थी? अंडाकार थी, और जिसे हमने एक नाम दिया है चिरायु कब्र का नाम हमने इसको दिया है। चले आगे बढ़ते हैं इस सभ्यता के लिए। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी सभ्यता से मिलती है, और वो एक ही नहीं सब जगह से मिलती है, उनको हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने उनको सबको देख लिया है कि कौन कौन सी है। अगर यहाँ परिवार की बात करें, यहाँ परिवार की बात करें तो परिवार क्या थे? मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक परिवार थे। और इसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। हम इनके प्रमाण मूर्तियों में देख सकते हैं, जो हमें यहां से मुद्राएं मिली, जो मूर्तियां मिली, उनके आधार पे हम इनको प्रमाणित कर सकते हैं। हमें यहां से सूती कपड़े के प्रमाण मिलते हैं, देखो देख चुके हो आप, सूती कपड़े के प्रमाण यहां से मिलते हैं। हमें यहां से कई मृदभांड मिले हैं, मृदभांड इस सभ्यता से मिलते हैं, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए। शवादान में कलश शवादान भी यहां से प्रमाण मिलते हैं, कलश शवादान के भी, कलश शवादान इसके प्रमाण हमें यहां से मिलते हैं। यहां से हमें अन्न भंडारण के प्रमाण मिलते हैं, अन्न भंडारण के प्रमाण मिलते हैं। यहां से हमें, मैंने आपको बता ही दिया था कल, उत्तम नाली व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी जगह से मिल रहे हैं भाई, नाली व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, संपूर्ण सभ्यता से प्रमाण मिल रहे हैं, परिवार के बारे में मिल रहे हैं। यहां से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसे हम कैसे कुछ पालतू जानवरों की जानकारी रखते होंगे, तो कुछ हड्डियां भी मिली है जिनके आधार पे कोई कहता है कि इनको इसकी जानकारी थी, कोई गाय की जानकारी, कोई ऊंट की हड्डियां मिलती है। तो लेकिन इतिहासकारों में आज भी उनके बारे में मतभेद मिलता है, तो हम उसको नहीं लिखा रहे हैं। आप इसको भी एक बार लिख लीजिएगा, इसके बाद इस सभ्यता को हम खत्म करेंगे। चले अब देखना, एक और छोटा सा प्रमाण था जो इस सभ्यता से हमें देखने को मिलता है। वो प्रमाण हमारे पास क्या है? हाँ, टाइम देख लेता हूं। वो प्रमाण हमारे पास है लिपि। लिपि और भाषा में क्या अंतर है? बात करते हैं लिपि और भाषा की, फिर समझते हैं लिपि। लिपि और भाषा में क्या अंतर है? देखो, लिपि जिसको लिखा जा सके, मैंने पहले भी बताया था, लिपि जिसको लिखा जा सके। भाषा जो आप बोलते हैं। और भाषा कैसे निकलती है? जो हमारे अंदर भाव होते हैं, भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त जो ध्वनि होती है उसे भाषा कहते हैं, और जो संकेत होते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ये तो हो गए ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत, और ये होगी ध्वनि। भाषा तो क्या है? ध्वनि। देखो, भाषा जानवर की भी होती है, जानवर भी बोलते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। वो आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझते हैं। तो ध्यान देना। उसके बाद
हाँ बिल्कुल, अन्न भंडार के कोठी और गोरे अभी हमारे आहड़ की सभ्यता में बिल्कुल मिले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ आपका एक्स स्टूडेंट, शाबाश, वेलकम आपका। आगे भी और भी कई चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ही है, आप नवीन गहलोत नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। NAVEEN नवीन गहलोत, यही नाम है और आगे पीछे कुछ नहीं है। इस नाम से YouTube चैनल है, उस पर कई प्रकार की और भी क्लासें मैं डालूंगा। एक दो दिन में और रेगुलेशन हो जाएगा, टाइमिंग मिलेगा तो मैं और क्लासें आपकी यहाँ पे डालता रहूंगा। तो आप उस नाम से भी इसको सब्सक्राइब कर लें जो भी देख रहे हैं, ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके। और इसको बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं लेनी, तमाम प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे लिपि की, मिटा देता हूं इसको मैं। हाँ, तो यहां से हमें जो लिपियां मिली है, जिन पर देखो हमने लिपि अध्ययन को क्या कहा, एपिग्राफी। क्या क्या कहा है, एपिग्राफी। ये लोग भी लिखना जानते थे। यहां से हमें जो लिपियां मिली है वो थी कीलाक्षर लिपियां। कीलाक्षर लिपि उसको कहा हमने उसको कहा चित्राक्षर लिपि। क्या कहा हमने, चित्राक्षर लिपि कहा हमने, चित्र प्लस अक्षर। ये लोग कैसे लिखते थे, ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे। सपोज दैट यहां से लिखना प्रारंभ किया, ये लाइन है पूरी की पूरी, तो ये इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे। फिर जब लाइन खत्म हो जाएगी तो आपकी तरह उठ के इधर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल इधर से वापस मुड़ जाएंगे। इधर खत्म हो गई फिर वापस इधर मुड़ जाएंगे। इस प्रकार से ये लिखते थे। आप इनसे आलसी मत कहना, बहुत विचित्र लिपि है, लेकिन इस लिपि को आप चित्राक्षर, कीलाक्षर और एक नाम और दे सकते हो ना यार, सर्पिलाकार। क्या दे सकते हो, सर्पिलाकार लिपि भी इसको आप बोल सकते हो। एक नाम और है इसका, ब्रुस्टोफेडन। क्या नाम है, ब्रुस्टोफेडन। तो ब्रुस्टोफेडन लिपि भी इसको कह सकते हैं। लिपि कीलाक्षर होगी, चित्राक्षर होगी, सर्पिलाकार होगी और ब्रुस्टोफेडन आप इसको कह सकते हैं। तो इन लिपियों के साक्ष्य मिले हैं। लिपि ध्वनि संकेत होता है, भाषा ध्वनि होती है। लिपि अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हो। चल देखना आगे हम इस सभ्यता में देखते हैं। ये जितने भी साक्ष्य यहां से मिले, जो भी साक्ष्य यहां से मिले, अगर इन साक्ष्यों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको दिखेंगे। और इसकी व्यवस्था की हमारी राजस्थान सरकार ने। हमारी जो राज्य की सरकार है ये इसकी व्यवस्था करती है, और इस व्यवस्था में इन्होंने बनाया है एक संग्रहालय। क्या बनाया है, संग्रहालय। संग्रहालय का नाम सभ्यता के आधार पर ही है, कालीबंगा संग्रहालय। और इस कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में इस संग्रहालय की स्थापना की है, जहां तमाम वह वस्तुएं देखने को मिल जाएगी जहां जो कालीबंगा की सभ्यता से निकलती है। तो आप चाहें, कोई बंदा पीलीबंगा का था, शायद अगर वो कहीं गया हो तो वो बता सकता है अच्छे तरीके से, उसने देखी हो। और अगर आपको कभी मौका मिले जाने का हनुमानगढ़, तो आप देख सकते हैं कालीबंगा संग्रहालय है, जो कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। देख लें इसको। चल
आशा करता हूं कि कालीबंगा की सभ्यता आपको समझ में आई होगी। संपूर्ण सभ्यता हमने देखी है। सभ्यता के समाप्त होने के कारण भी देखते हैं हम, सभ्यता समाप्त कैसे होती है। तो इसके कई कारण दिए हैं, लेकिन हमारे इस कालीबंगा की सभ्यता का जो सर्वविदित प्रमाण माना है, संभवतया ये सभ्यता भूकंप से नष्ट हुई होगी, ये हमने कहा है। कई जगह आपको इतिहासकारों ने कहा है कि ये सभ्यता संभवतया बाढ़ से नष्ट हुई होगी, क्योंकि घग्गर नदी में बाढ़ आती रहती है। बाढ़ से नष्ट होने के भी कुछ एविडेंस हैं। लेकिन अगर मोटा सा क्वेश्चन आता है तो आपका पहला आंसर क्या होगा? भूकंप से नष्ट हुई होगी। कई जगह हमें आग के लगने से इस सभ्यता के नष्ट होने का जानकारी है, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या जवाब देना है? भूकंप के साक्ष्य। अब कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आधार पर अगर हम देखते हैं तो बहुत मतलब टिपिकल जटिल से क्वेश्चन हो गए। और जटिल से क्वेश्चन इस तरीके से हो गए कि हमें यह पता करना है कि इस ऑप्शन में क्या आंसर होगा। कल सुबह की क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर रतन सिंह का टॉपिक चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। देखना, छोटा सा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पे आक्रमण किया जाता है तो घेरा डालता है। आक्रमण होता है 28 जनवरी 1303 का, 1303। और चित्तौड़ के दुर्ग को विजित कर लेता है 26 अगस्त 1303 को। ये दो डेट है। अब अगर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आए हैं हमारे महाराणा प्रताप से, क्वेश्चन आया है जो विद्यार्थियों को अपने दिमाग से करना पड़ता है। कई बार के क्वेश्चंस वैसे नहीं मिलते हैं। मैंने बच्चों को दोनों डेट लिखाई। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन मैंने बना के फ्रेम करके लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपकी डेट दी जाती है, ऑप्शन नंबर 1 दिया जाता है आपका 27 जनवरी 1303। दूसरा ऑप्शन आता है आपका 27 अगस्त 1303। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है आपका सितंबर का, अगर 26 सितंबर 1303। और एक ऑप्शन होता है आपका 24 जुलाई 1303। ये कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने हिसाब से दिया है। ये मैंने अपने हिसाब से दिया है। हमें दो डेट मिलती है जो कि 28 जनवरी 1303 भी हमें बुक्स में देखने को मिलती है, एनसीईआरटी इसको प्रमाणित करती है। 26 अगस्त 1303 में हमें देखने को मिलती है। ये दो डेट हमें मिलती है। ये घेरा डाला था जब गंभीरी और बैडस नदी के किनारे आया था, तब की डेट है। और दुर्ग को विजित किया उसकी डेट है। ये घेरा डालने की डेट है और ये विजित करने की डेट है। बीच की डेट, आक्रमण कब युद्ध हुआ है दोनों सेनाओं के बीच में, हमने इसकी डेट नहीं लिखी। अमीर खुसरो के खजाइनुल फतूह में युद्ध की जानकारी में मिलती है कि इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन का आप क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन का आप क्या करेंगे? तो देखना, दो तरीके हैं। 28 जनवरी, इसका मतलब क्या है? उसके पहले ऑप्शन है ही नहीं। 27 अगस्त, इसका मतलब यह ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। 26 सितंबर 1303, मुझे नहीं लगता
ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, हो सकता है जून हो, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, हो सकता है डेट में हमारा जून आ रहा हो। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमें लगभग वाले आंसर देने पड़ते हैं, लगभग वाले आंसर देने पड़ते हैं, और इसे बोलते हैं स्वविवेक। एक शक्ति हमारे पास आती है, उस शक्ति का नाम होता है स्वविवेक। कोई भी अध्यापक आपको उस लायक बना देगा कि कम से कम आप उस क्वेश्चन तक एंटर कर पाए। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये तय करेंगे ऐसे क्वेश्चन का कि यार मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन के साथ, मुझे इस क्वेश्चन के साथ करना क्या है, मेरे अध्यापक ने मुझे नहीं पढ़ाया है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं लिखाई है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूंगा। तो देखो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्वविवेक से होते हैं। अगर आपको लगता है, देखो इस प्रकार से देखो काटना प्रारंभ करना, अगर ऐसा आंसर निकलता है तो राइट आंसर जाएगा, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इसको छोड़ना है तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ध्यान देना, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, खुद तो जाएगा दूसरे का और लेकर जाएगा। तो आपको अपने दिमाग से ये चीज करनी पड़ती है, और एग्जाम में आपका यही चेक किया जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को चेक करते हैं, स्वविवेक को चेक करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से। तो अब आपका पूरी सभ्यता में आपको पढ़ा चुका हूं, कालीबंगा की सभ्यता। यदि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, क्वेरीज आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसको करना। यस, गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कालीबंगा की सभ्यता का लोप। शाबाश, गोपीनाथ शर्मा ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और इनके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं हमें, काफी शानदार उन्होंने लिखा है। शाबाश। तो देखना, आज की क्लास को मैं यहीं से विराम दूंगा। आज थोड़ा सा कहीं जाना है मुझे 8 बजे के करीब, इसीलिए आपको जो भी कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना। अभी टेलीग्राम चैनल पे नोट डालना प्रारंभ नहीं किया है, मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा। और मैंने आपसे कहा है कि जल्दी ही और भी भारतीय संविधान की इनकी क्लासें में लेकर आऊंगा। तो आप हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी भी हम या तो मंडे से स्टार्ट कर देंगे, मंडे से बिल्कुल श्योरली हम स्टार्ट कर देंगे। एक राजस्थान का सॉरी इंडिया का संविधान भी स्टार्ट होगा, ये 3 क्लासें प्रारंभ होगी। तो आप बिल्कुल, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, नवीन गहलोत नाम से है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और भी कई जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।